लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं ये फटाफट पूरे के पूरे जो पार्ट 3 है इसको 20 मिनट में ख़त्म करती हूँ। एंड इसको लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो सब इस एक रिएक्शन में सबसे पहले जो कम्प्लीटली पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा वो होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट में मोल जो है डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मेरे पास 2 मोल है और 2 ही उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं जो यूज़ हो रहे हैं तो वो सबसे छोटा हुआ क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो मतलब अगर मोल है तो मोल पूरा खत्म होना चाहिए, जितनी वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम पूरी। तो जितना उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो जितना आगे लग रहा है वो उससे डिवाइड कर देंगे तो जो लोएस्ट नंबर आएगा वही होगा हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट। ये इसको कैसे पता करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन की जगह अब हम बस लिमिटिंग रिएजेंट के उसको डाल देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये सवाल है एक, तो अब इसमें 1 है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 और इसके वॉल्यूम है 44.8, इसकी वॉल्यूम है x। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 2 से 4 ना इसका मैं मोल निकाल रही हूँ। 2 मोल होंगे इसके पास, 2 से 4 मोल मतलब इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो होगी 22.4 इंटू 4 दैट इज़ 22.4 इंटू 4 that is something around 87.6 नहीं यार ऐसे नहीं ढूंढेंगे, पता कैसे ढूंढेंगे। हाँ अगर लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना हो तो सबसे पहले जो भी चीज़ दी है उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर जिसके पास आएगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, 1 मोल N2 ये एग्जाम्पल का सवाल है बन रहा है 1/3 1/1 और H2 है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिखा है, हाउ यू फील व्हेन यू गेट लिमिटिंग रिएजेंट राइट। आइंस्टाइन बेबी। ये 2014 का सवाल है। इतना हाइड्रोजन है, इतना क्लोरीन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना क्लोरीन है और HCl बताओ कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें। 2.24 आएगा इसमें, 11.2 ये Cl2 है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं आगे, फिर लिखते हैं जिसका ढूंढना हो। इसमें कितने मोल हैं 0.5, इसमें मोल है हमारे पास x, या वॉल्यूम में लिख लो सीधा 11.2, इसमें वॉल्यूम है x। तो 22.4 1 मोल। हाँ अच्छा, जैसे ये है इसमें 24 ग्राम कार्बन है और 9 ग्राम O2 है। 24 ग्राम कार्बन है और 96 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। लिमिटिंग रिएजेंट बताना है क्या है। तो 24/2 इज़ 12 मतलब 1 मोल। नहीं यार, हाँ 12 मतलब वही 2 मोल और 96/32 4 96 3 होता है कि 4 होता है। 32 3 मोल। इसके 2 मोल, इसके 3 मोल। छोटा किसका है, इसका। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। C इज लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब अगर मुझे अब लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लिया, अब रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस O2 इज लेफ्ट इन एक्सेस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO विल बी फॉर्म्ड। तो उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट से 2/2 मतलब 1 जितना वो उतना 2 मोल। 2 मोल थे ना इसके, हाँ 2 मोल। 2 मोल थे कि 1 मोल था, 2 ही थे यार। हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट इज लेफ्ट। अदर के कितना बच जाएगा, 2 थे ना, 2 तो लग जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 उसका होता है 32, तो 32 बच जाएगा। NO2 1 मोल बच जाएगा ना, वही 32। 1 मोल में 32 होता है, 1 बचेगा ना। मोल ऑफ फोटो टेकन 3। रिएक्ट 1 करेगा क्या, क्यों। अच्छा 2 के लिए 1 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है समझ गई। कर्नाटका CET 2012 का सवाल है। 20 N2 है और 3 किलो H2 है। पहले देखते हैं इसमें NH3 कितना बनेगा, ये पूछा है इन्होंने मुझसे। रुका, पहले देख लिमिटिंग कौन है इन दोनों में से। लिमिटिंग वो जो सबसे कम होगा। पहले मोल्स निकालते हैं दोनों के। 20,000/28
3000/2, दोनों के मोल्स निकल के आ गए। अब मोल्स को उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो H होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब H की टर्म्स आगे लिख दो। H का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3, जिसका निकालना है उसका है 2। S के मास या मोल्स मास कितना है? मोल्स। अमाउंट H का है 1500, इसका अमाउंट है x3/2, 3000/3, 1000 आएगा ना, 1000। ये इस तरह से क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। चलो भाई, ये वाला तो हो गया एक लेक्चर ख़त्म। अगले लेक्चर पे चलते हैं। मास लिमिटिंग लॉज ऑफ, ये लॉज हैं। बीस है, चलो खत्म करते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वही है जितना शुरू में था उतना टोटल एंड में होना चाहिए। चलो लिमिटिंग का, हाँ इसका एक ही वो है लिमिटेशन है, वो है ये आइंस्टाइन के, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें मास डिफेक्ट आता है, मास चेंज होता है। फिर वही सेम सवाल, ये एक्स है, ये इतना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर वही रेसिड्यू वाला। फिर उसके बाद डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है कि ये कहता है कि हमेशा एक सेम एलिमेंट जब भी इसके साथ कंबाइन करेगा तो एक फिक्स रेशियो में करेगा। जब H2O है, पानी का हमेशा H2O होता है जिसमें ये आधा होता है और इसके 2 होते हैं, तो इस तरह से कंबाइन करता है। जैसे फिक्स रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ ए मास, ये वो था, पता नहीं क्यों। इसकी लिमिटेशन ये है कि जब हम आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। फॉर मेकिंग सेम कंपाउंड आइसोटोप को भी ले सकते हैं, पर दोनों की मास परसेंटेज सेम नहीं आती है। ओके यार, मेरे पास 1 घंटा है, मुझे 1 घंटे मेरे डॉक्स भी ख़त्म करना है यार। कब होगा ये ख़त्म? ये मैं एक काम कर रही हूँ, मैं लॉस छोड़ रही हूँ। मैं क्या क्या छोड़ रही हूँ ना, मैं इसको अच्छे से एक अलग जगह लिख लेती हूँ। छोड़ते नहीं है, एक काम करते हैं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। ये 2-4 मिनट हम दिन में बहुत जगह वेस्ट कर देते हैं। जब भी ख़त्म करते हैं तो पूरा अच्छे से ख़त्म करते हैं, तो दैट मुझे नीड तक, अब मैं सिर्फ फार्मूला कॉपी देखूँ और मुझे इस चैप्टर की नीड ना पड़े बार बार इसको वो करने की। ठीक है, वैसे मुझे फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी से ख़त्म करनी है। आई हैव अ लॉट टू डू बट इट्स ओके। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आइसोटोप शुड बी सेम। आइसोटोप जब भी लेना है सेम लेना है, क्योंकि अगर अलग अलग आइसोटोप लोगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो अलग अलग आएगी अलग अलग कंपाउंड के लिए। कांस्टेंट कंपोजिशन, अच्छा मैं पहले देख लेती हूँ, मेरे को लग रहा है मैं बस रीड करते जा रही हूँ, रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। लेट मी जस्ट राइट व्हाटएवर आई एम रीडिंग। तो डाल्टन के तो 6 थे। इसमें क्या था, पहला जो था इसमें फर्स्ट जो इनका था वो था अबाउट, देखो मैं इतना फास्ट भूल रही हूँ तो मुझे लग रहा है सब वेस्ट ऑफ वो है। ठीक है, पहला था मास का, कि जो शुरू में मास है वही मास एंड में रहता है, पहला ये। दूसरा, अगर कभी भी मतलब ये वाला दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा एक ही रेशो में कंबाइन करेंगे। ठीक है, और चाहे मैं वो मास परसेंटेज जो है वो इनकी सेम रहेगी, मास परसेंटेज। और उसके बाद ये था कि बट ये याद रखना है कि आइसोटोप तुम हर बार सेम लो। तो अभी तक हमने 2 ही पढ़े हैं। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, एक ही प्रपोर्शन में, और वो लॉ था मास का, उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी एक ही एक्सेप्शन थी एनर्जी, और इसकी वो आइंस्टाइन की इक्वेशन, और इसकी है ये। अगला है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है अगर एलिमेंट एग्जिस्ट,
ये किसके लिए है? आइसोटोप के लिए है क्या? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप विच मे बी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। CO2 के लिए C12 का आइसोटोप कंबाइन करता है तो ये 12/14, बट अगर 14 करता है तो इसकी रेशो 14/32 हो जाती है। अच्छा, लिमिटेशन बताई है इसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन की। अच्छा, यही है कांस्टेंट। हाँ 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 हाँ, ये तो मैं समझ गई, बस अंग्रेजी लिख रखी है उसकी। द एलिमेंट में कंबाइन इन सेम रेशो, ये नहीं चाहिए था भाया। दो 16। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी करते हैं, रुक जाना, भी करते हैं इसको। पहले तो इसको बांधो। ये क्या पागल हो। हाँ, 216 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल ट्रीटेड विद नाइट्रोजन 2.70 गिवन ऑफ कॉपर। अनदर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक में दिया है 2.16 डिवाइड बाय 270 और दूसरे में दिया है, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, रुक जा। इसमें ये था ना, और ये इतना बना, ठीक है। तो डिवाइड 80% आया इसमें, तो भी इसमें 80% आया, तो सही है, हो गया ये उसका एग्जाम्पल कंफर्म। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं फॉर्म करने के लिए तीसरा एक फिक्स रेशो में, उसको मैं कहूँगी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच इज़ डाल्टन्स। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। लिमिटेशन क्या है इसकी? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कैटिनेशन। अच्छा, ऑर्गेनिक में नहीं होता ये, क्योंकि उसमें अलग अलग रेशो कैटिनेशन खुद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। चलो भाई, ये भी ख़त्म हो गया। मुझे इतना मज़ा आता है पेजेस डिलीट करके शॉर्ट करने में ना, पता नहीं क्या ही सुकून मिलता है मुझे। परसेंटेज यील्ड, ये तो हो गया कि मास ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद मैक्सिमम जितना निकल सकता था 100। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डेफिनेट प्रोपोर्शन में करना है। मास जो है वो उसका सेम आना चाहिए। ये हाइड्रोजन और DTO का नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें आइसोटोप्स होते हैं, ये भी नहीं होता। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CNO रिएक्ट टू फॉर्म CO एंड CO2, दोनों का अलग अलग रेशो होता है हर जगह। लिमिटेशन कार्बन कंपाउंड, लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। फिर उसके बाद आता है मल्टीपल, तो वही एक डाल्टन गे-लुज़ैक लॉ। गे-लुज़ैक ने कहा था कि अगर एक प्रोडक्ट गैशियस में है और वो दूसरे के साथ रिएक्ट करे तो एक सिंपलर रेशो में रिएक्ट करेगा। 5 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अवोगाड्रो साहब आए थे, उन्होंने कहा था सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम का रेशो है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। वही PV इज इक्वल टू NRT वाला, कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है तो वॉल्यूम का रेशो उनके नंबर ऑफ मास मोल के रेशो के बराबर हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ मास ऑफ A एंड B इक्वल, पता नहीं ये क्या है। इक्वल मासेस हैं इन तीनों के, आर टेकन इन आइडेंटिकल। वॉल्यूम का रेशो कितना हो जाएगा? मास सेम है तो प्रेशर वो सब सेम होगा, तो वही जो रेशो उधर है वही रेशो इधर हो जाएगा। वॉल्यूम का रेशो ही मासेस का रेशो बन जाएगा। तो फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये पूरा, उसमें से कॉमन्स को निकाल के जो स्ट्रक्चर बच जाएगा वो है ये फार्मूला। अब कैसे ढूंढते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, ये भी एक अच्छा सवाल है। कुछ और तक सब डिलीट करना है।
अभी देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ढूंढते हैं। ये हो गया ना, हाउ टू फाइंड इट। जैसे लिया एक कंपाउंड हमने, इस कंपाउंड की मास परसेंटेज निकाली